दी कि भाई जेनेरिक है। हमने क्या डिस्कस किया? पानी जो है वो जेनेरिक है। पानी क्या है? जेनेरिक है। इसका मतलब मेरे जो ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास है ना भैया, ये है पानी। क्या है ये? पानी। ये यूजर इन्फो के साथ एडजस्ट हो गई। मैंने पानी को अपनी बॉटल में स्टोर किया, ये पूरा पानी मेरी बॉटल में आ गया। हो सकता है आपकी बॉटल का कलर, शेप, साइज, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट हो। अगर आप उसमें पानी स्टोर करेंगे तो पानी उसमें भी आ जाएगा। तो ये जो मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास है ना, ये पानी है और ये किसी भी बॉटल में जो है वो एडजस्ट हो सकती है। इसका क्या मतलब है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो क्लास है वो जेनेरिक है। क्या है? जेनेरिक है, मतलब पानी है। अभी मैंने इसके साथ यूजर इन्फो की क्लास लगाई। हो सकता है आगे मेरे पास किसी और एजेंट में, अभी तो एक एजेंट है ना, हो सकता है मेरे पास कोई दूसरा एजेंट हो, मल्टी एजेंट हो सकता है कोई, तो वहां पे मेरे पास मुझे एक डिफरेंट क्लास यूज करनी हो। सही है? यहाँ पे अगर मेरे पास एक डिफरेंट क्लास है यूजर इन्फो की जगह, अगर मेरे पास एक क्लास है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और उसमें टोटली जो है वो मेरे पास जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं है, वहाँ डिफरेंट है। अगर मेरे पास एक डिफरेंट क्लास है जिसका नाम है प्रोडक्ट इन्फो या जिसका नाम है रेसिपी, क्लास डिफरेंट हो सकती है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने लाइब्रेरी की क्लास बनाई थी कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे कोई भी क्लास हो, मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के साथ, मेरा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? अब हम आते, एक सेकंड पहले मैं इसको जल्दी से वाइंड अप कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट, आपने लोकली उसको अवेलेबल कर दिया। आपने सबसे पहले वो रनर में पास होगा, रनर में पास होने के बाद आप उसको रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के साथ यूज़ कर लेंगे। जो भी आपकी क्लास की टाइप है वो लाजमी यूज़ करेंगे आप लोग। देन आपके पास एक और चीज़ होती है। ठीक है, ये क्लास तो आ गई। अब इस क्लास में कुछ डाटा भी अवेलेबल होगा ना। आपने ये पढ़ा है कि जब भी आपके पास क्लास होती है उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है? अब रैपर है मेरे पास, अब मैं इसको करवाता हूँ सबसे पहले प्रिंट रैपर, बल्कि मैं करता हूँ रिच डॉट प्रिंट और इसको फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ। सही है? मैंने क्या किया, यहाँ पे रैपर को पास किया। अब हम काम ये करते हैं कि रैपर को प्रिंट करके देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। हमने क्या डिस्कस किया कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब मेरी जो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है इसमें मेरे लोकल डाटा अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है? मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा अवेलेबल होता है। ये हमने सुन लिया, डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ लिया और हमने सुन भी लिया। इसको हम देख भी लेते हैं। मैंने अपना कोड रन किया, सॉरी, ओके, टूल रजिस्टर नहीं करवाया तो ये नहीं चलेगा। मैंने लिखा टूल्स इज इक्वल्स टू, एरे में मैंने लिख दिया गेट यूज़र इन्फो। ठीक हो गया जी? मैंने इसको कॉल किया। ठीक हो गया जी? ये मैंने यहाँ पे टूल कॉन्टेक्स्ट, क्या किया मैंने यहाँ पे अपने रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास को यहाँ पे, सॉरी, जो रैपर का वेरिएबल था, जिस रैपर के वेरिएबल की क्लास क्या थी भाई, रैपर के, सॉरी माय बैड, गलत सवाल पूछ लिया मैंने। रैपर के पैरामीटर की टाइप क्या थी? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। हम पिछली 2 क्लासेस से क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा अवेलेबल होता है। यानी ये डाटा मेरे, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा है ना, तो ये कहाँ पे अवेलेबल होगा? मेरे रैपर के पैरामीटर में। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की इटसेल्फ एक टाइप है यूजर इन्फो। मैंने इसको यहाँ प्रिंट किया, आपके सामने टूल कॉन्टेक्स्ट की एक क्लास रिटर्न हुई। ठीक है? टूल कॉन्टेक्स्ट की एक क्लास रिटर्न हुई।
इस टूल कॉन्टेक्स्ट में आपके पास दो मजीद प्रॉपर्टीज है, कॉन्टेक्स्ट और यूजेज। यूजेज में ये लिखा है कि भाई कितनी रिक्वेस्ट आई, कितने टोकन्स गए, कितने टोकन्स आए, जो भी है। मेन जो हमारा फोकस है वो ये है कॉन्टेक्स्ट, यानी मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट की चीज होती है, कॉन्टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेरे लोकल डाटा, लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा अवेलेबल होता है। अभी जो हम पिछली 2 क्लासेस से सुन रहे थे कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास में मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है, ठीक है, ये हम सुन रहे थे और हम डॉक्यूमेंटेशन में से पढ़ भी रहे थे। अब ये हमने देख भी लिया कि मेरे पास यहाँ कॉन्टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है और इसकी टाइप क्या है, कॉन्टेक्स्ट में कौन सी क्लास स्टोर है, यूजर इन्फो। ये यूजर इन्फो क्या चीज़ है, मेरी खुद की बनाई हुई ये क्लास। तो अभी जो हम पिछली 2 क्लासेस से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा डाटा अवेलेबल होता है, आज हमने देख भी लिया। देख लें, ये मेरे कोड में भी यही डाटा है 131 और मेरा नाम, यहाँ पे भी मेरे पास यही डाटा है 131 और मेरा नाम। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास रॉक, और ये डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है, ये लिखा दिस इज प्रेजेंटेड वेयर द रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास एंड द कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी विद इन इट, यानी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की एक क्लास है और उस क्लास के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है। जो पढ़ा वो यहाँ पे देख भी लिया। ये जो कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है ये खुद से इनिशियलाइज हो रही है, ये फ्रेमवर्क खुद दे रहा है आपको, इनिशियलाइज हो रही है मतलब जी। कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी इनिशियलाइज नहीं होती, क्लास इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइज हो रही है, हमने यूजर के नाम से दिया था। एग्जैक्टली आपने यूज़र के नाम से दिया या यूज़र इन्फो आ गया, आप कोई और क्लास लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों, अच्छा क्यों आया, क्योंकि वही बात, ये जेनेरिक होता है। जेनेरिक मतलब वो चीज़ जो सबके साथ एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया, कॉन्टेक्ट रैपर डॉट, और अब इसको कैसे एक्सेस करें, इसको कैसे एक्सेस करें कॉन्टेक्स्ट की क्लास को, रैपर डॉट कॉन्टेक्ट। देखें मैंने सिर्फ डॉट लगाया, इंटेलिसेंस में भी आ गया। और आपने यही 2 चीज़ें भी टर्मिनल पे भी देखी थी, कॉन्टेक्स्ट और यूजेज। तो मैंने यहाँ लिख दिया रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, फिर एक डॉट लगाया तो मेरे पास यहाँ पे, अब क्योंकि ये पाइडेंटिक का एक मॉडल है तो इसके पास कुछ डिक्शनरीज और जेसन वगैरह भी है। देन इसके पास बहुत लंबी लिस्ट है, ये देखें नेम, ये नेम वही नेम है जो मेरी क्लास में से आ रहा है। इसके पास एक यूज़र आईडी भी होगी, ये रही, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है ना इसलिए इतना नीचे, ये रही यूज़र आईडी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, नेम यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने, अच्छा रिटर्न करवाऊँ, नहीं करवाऊँगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, ठीक है, इसको आपने देख लिया तो मैं इसको यहाँ रिटर्न कर देता हूँ। मैंने क्या किया, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, यानी पूरा का पूरा जो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल था, कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी, मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे रिटर्न करवा दी कि भाई ये पकड़ो मेरे फंक्शन टूल, मैंने कहा मेरे फंक्शन टूल मेरी ये कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पकड़ो। अभी इसमें कोई सेंसिटिव डाटा नहीं है तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा का पूरा अवेलेबल कर दिया। मे बी यहाँ पे बैंक बैलेंस हो, ठीक है, एक सेकंड, बैंक बैलेंस हो तो बैंक बैलेंस मे बी क्या ये सेंसिटिव डाटा है तो मैं यहाँ पे इस की को अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करवा सकता हूँ। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई सिंगल की अवेलेबल करवानी है तो आप डॉट नेम या डॉट यूज़र आईडी करके अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो आप इसको इस तरह अवेलेबल कर दें। मैंने पूरा इसको अवेलेबल किया। अब जब मैं इससे सवाल पूछूंगा तो होपफुली ये मुझे आंसर दे देगा, अगर मेरे प्रॉम्प्ट में कोई इशू नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ गया, द यूज़र आईडी इज दिस। अगर मैं अपना नाम पूछूं इससे, व्हाट इज द नेम, अब मैंने इससे नेम पूछा
तो इसने मेरा नाम भी बता दिया। किस तरह बताया, एक सेकेंड, किस तरह बताया कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्लास लिखी, क्लास के बाद अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के बाद ये दो चीज़ हम कर चुके थे। देन जो एक इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ की हमने, वो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज़र की क्लास अवेलेबल की। सबसे पहला काम ये करेंगे आप लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए। सबसे पहला काम क्या होगा, अपने रनर डॉट रन में, अच्छा रनर डॉट रन भी हो सकता है, रन सिंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, आपने अपने रनर डॉट रन में लोकल कॉन्टेक्स्ट को अवेलेबल किया। लोकल कॉन्टेक्स्ट कहाँ अवेलेबल होता है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास में, जो कि जेनेरिक होता है। जेनेरिक का मतलब किसी के साथ भी घुल मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इस क्लास को अवेलेबल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉट कॉन्टेक्स्ट की। डॉट कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपने अवेलेबल की और आपको आपका डाटा यहाँ से मिल गया, और ये पूरा का पूरा कोड एक दूसरे के साथ आपस में मिल रहा है, ठीक है। अब आप पूछेंगे यार कोड को कैसे पता, ये तो मैं एज अ डेवलपर लिख रहा हूँ, मैंने इतनी दफ़ा कहा कि खुद से कोड को कैसे पता कि मुझे इसके साथ जाके मिलना है, मुझे इसको कैसे इसको कैसे पढ़ना है, कोड को कैसे पता चलता है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेमवर्क्स का और लाइब्रेरीज का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, फ्रेमवर्क्स का और लाइब्रेरीज का। हमने जो अभी ओपन एआई एजेंट्स एसडीके पढ़ा ना, वो एक फ्रेमवर्क है। क्या है वो, फ्रेमवर्क है। क्या है वो, फ्रेमवर्क है। हमने Q2 में Next.js पढ़ा था, वो क्या था, फ्रेमवर्क था। क्या था, फ्रेमवर्क था। अब जो मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ, या आपने मुख्तलिफ जगहों पे ट्यूटोरियल्स में पढ़ी होगी या यूट्यूब पे सुनी होगी ना, तो आपके जहनों में ये बात होगी कि यार कोड को, मेरे पाइथन की फाइल को खुद से कैसे पता चलता है। इसका जवाब ये है कि जो आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, उनको पहले से पता होता है कि मुझे करना क्या है। वो किस तरह पता होता है, उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जिसने बनाया है उसको, उसने वो काम कर दिया। आई रिपीट, जो आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, उनको खुद से पता होता है कि मुझे कब क्या करना है। जैसे आप Next.js पढ़ रहे थे, आपने Next.js में page.tsx बनाया था कि नहीं बनाया था, यस और नो, page.tsx से क्या होता था, आपका एक राउट क्रिएट हो जाता था। किस तरह होता था, आप लोगों ने तो कहीं भी नहीं बताया कि भाई राउट क्रिएट करो page.tsx के आने पे। ये फ्रेमवर्क को खुद से पता है कि जब भी page.tsx नाम की फाइल मुझे दिखेगी ना, मैं उसको राउट समझूंगा। आपने route.ts पढ़ा था या app/API पढ़ा था, उस /API में क्या होता था, राउट हैंडलर बनता था। मीन्स आपकी API का एंड पॉइंट बनता था। उस API में आप लिखते थे गेट पोस्ट। उस गेट का मतलब था डाटा ले आओ, पोस्ट का मतलब डाटा भेज दो। आपने तो ये रूल कहीं भी नहीं लिखा अपनी फाइल में, अपने प्रोजेक्ट में, कि भाई गेट का मतलब डाटा ले आओ, पोस्ट का मतलब डाटा भेज दो। भाई फ्रेमवर्क्स को पहले से ही पता होता है। तो यहाँ पे जो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके है ना, ये भी मेरा एक फ्रेमवर्क है। इसको पहले से पता होता है कि मुझे कब क्या किस तरह करना है। बस मुझे कोड दे दो, डेवलपर से ये एक डिमांड करता है कि मुझे कोड प्रोवाइड कर दो, इसको चलाना मेरा काम है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, क्योंकि जो उसने अपने पास चीज़ें याद रखी हुई है ना, अब आपको भी याद रखनी है। तो अब होता क्या है कि जैसे ये यहाँ पे अवेलेबल हुआ ना, ये समझ गया कि भाई ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है। रनर.रन में जैसे ही इसको कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आपके ऑब्जेक्ट का वेरिएबल मिला ना, ये समझ गया कि ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है। आपने कहीं नहीं बताया, ये फ्रेमवर्क था, इसको पहले से ही पता है। फिर इसने देखा अच्छा भाई मेरे पास रैपर है और इसकी टाइप रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है, जो कि इंपोर्ट हो रही है एजेंट के मॉड्यूल से, तो ये खुद ही समझ के अच्छा अब लोकल कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया जा रहा है। एज अ डेवलपर आपने नहीं बताया, जिसने ये ओपन एआई एजेंट्स एसडीके बनाया ना, उसने बनाया, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है,
ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ खुद ब खुद किंग कर लेता है। सब कुछ फ्रेमवर्क को पता होता है कि कौन सा कोड कहाँ अवेलेबल है। लोकल कॉन्टेक्स्ट जल्दी से डिस्कस करें। मीनवाइल सर्वे करने के लिए जितनी भी यहाँ पे टीम है, मेंबर्स हैं, सब बाहर आ जाए। अहमद भाई आप भी आ जाए, हसीब भाई का है। आराम से जल्दी से आ जाए अपनी जगहों पे वापस। हसीब भाई, अहमद भाई कहाँ हैं? चलेगा, बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप अहमद भाई और हसीब के पास जाएं। मैंने हसीब से एक बात कही है, उसको बोले थोड़े मुझे भी डाइवर्ट कर दें। हो गया सब? अच्छा जी, तो अभी मैंने और मेरी टीम ने एक सर्वे कंडक्ट किया इस क्लास में, ताकि आप लोगों के फीडबैक्स जो है वो हम गैदर कर सकें कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया, कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया, या किसमें क्या थोड़ी बहुत मुश्किल आप लोगों को फेस हुई। मैं फिर बता दूं कि ये जो फीडबैक था सिर्फ़ और सिर्फ इस क्लास में ही रहेगा, ये किसी भी आगे मैनेजमेंट को जो है वो नहीं जाना। अगर आपने अभी भी ये सोच के अपना फीडबैक नहीं दिया या कोई अपना ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसमें आपको ये हो कि यार पता नहीं क्या सोचेगा सामने वाला, तो ऐसा कोई जो है वो सोचने की नीड नहीं है। आपको जिस भी टॉपिक में कोई भी मुश्किल हो, कोई आपके पास ऐसी रिसोर्स अभी तक अवेलेबल ना हो, चाहे वो इस क्लास के गिटअप रेपोजिटरी हो, सर ज़िया की रेपोजिटरी हो, या कोई भी ऐसा सवाल जो आपको बार बार तंग करता हो उस कॉन्सेप्ट को समझने में, आप एंड ऑफ द क्लास, चाहे वो कोई भी क्लास हो, अभी वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, आप क्लास के एंड में आके मुझसे या मेरे टीम मेंबर से पूछ सकते हैं। अभी सर्वे हुआ, आपने देख लिया कि कौन कौन से लड़के जो है वो और कौन कौन सी लड़कियां जो है वो आप लोगों का सर्वे करने आए। अगर आप लोग मुझसे सवाल पूछना चाहें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे मैं अवेलेबल हूँ, लिंक्डइन पे भी मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे नहीं पूछना चाहते, कोई बात नहीं, आपने टीम मेंबर्स देख लिए मेरे, आप एंड ऑफ द क्लास उनका दिमाग खा के, जब तक आपको वो जवाब ना दे छोड़े ना उन्हें, ठीक है? आप उनसे सवाल पूछें, लेकिन क्लास के एंड में कोई भी कंफ्यूज ना आ जाए कि चाहे किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो अभी भी अगर किसी ने अपना सर्वे नहीं दिया है, किसी को कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा कोई कुछ भी जो कन्फ्यूजन है, वो मुझसे या मेरे टीम मेंबर से पूछ सकता है। इसका मकसद भी यही था कि मैं पढ़ाता तो जा रहा हूँ, ठीक है, रेपोजिटरी में है चीज़ें, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। बस वो तो रेडी हैं, MCQs तो अभी भी सर ज़िया ने सबको बोला हुआ है, आप चेयर पे जा सकते हैं। सर ये तो इशू बहुत पुराना है, चले ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम फिर आगे पहुंचा दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप लोगों के MCQ अभी भी रेडी हैं। सर ज़िया ने हम फैकल्टी को और आप स्टूडेंट को
ये बोल रखा है, मैं फिर से कंफर्म कर लूँगा कि आप लोगों के MCQs जो है ना वो ऑलरेडी रेडी हैं। अगर आपको किसी को टेस्ट अभी भी देना है ना, आप लोग आके दे सकते हैं, लेकिन बशर्त यह है कि फिर उसका कोई रीटेस्ट नहीं है, और वो है भी बहुत मुश्किल। इसीलिए ये सर्वे कंडक्ट करने का मतलब ही यही था कि मैं आप लोगों को जो यहाँ से बातें करता हूँ ना कि टेस्ट मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोग जो मुश्किल फेस कर रहे हैं अगर उसको ना समझूँ तो ये शायद मेरे एंड से एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मेरे एंड से हो सकता था वो मैंने कर दिया कि भाई आप लोगों का फीडबैक मैं ले लूँ, ताकि मुझे वो टॉपिक्स वो पिन पॉइंट पता चले कि आप लोग कहाँ जो है वो आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई और कहाँ आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फीडबैक मेरे पास और मेरे टीम मेंबर के पास आ गए। एक फीडबैक जो सबको हमें कॉमन मिला है वो ये है कि आप लोग प्रैक्टिस उस एंड से नहीं कर रहे जो आप लोगों को करनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों को ही जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते हुए जहाँ भी आप लोग फंसे अपनी मसरूफियात में, आई अंडरस्टैंड या मोर देन 50% लोग प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, सबका कोई ना कोई बिज़नेस है या जॉब है, आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये संडे इवनिंग आफ्टरनून सेलेक्ट करने का मकसद भी यही है ताकि ऑफिस से जिस दिन छुट्टी हो सिर्फ उसी दिन आप लोग यहाँ आ सकें। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि जाहिर सी बात है आप लोगों को वहाँ भी ध्यान देना है, बट अब ये फील्ड ही ऐसी है जो टाइम डिमांड करती है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आई रिपीट अगेन, किसी का फिर बाय द एंड ऑफ द क्लास या ड्यूरिंग द क्लास जो भी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, आज हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का सवाल आप पूछें। आपको हैंड ऑफ में अगर कोई इशू है आप हैंड ऑफ का आके सवाल पूछें। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ या ये रूल मैंने नहीं बनाया कि अगर आज हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे जो है वो हैंड ऑफ का सवाल या फंक्शन कॉल का सवाल मुझसे या मेरी टीम से नहीं पूछ सकते। सही है, आप बिल्कुल पूछें। बस अब मैं आप लोगों के लिए यही कर सकता हूँ कि आप लोगों को एक क्वेरी का जवाब 10 दफ़ा दे सकता हूँ। प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर खुद करना है। ईच एंड एवरी रिसोर्स मैं आपके लिए अवेलेबल कर सकता हूँ, आप लोगों को बार बार एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे बस में नहीं। अगर होता तो मैं कर देता। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट में हमने देखा लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि मेन जो चीज़ है जहाँ पे हम ये लोकल कॉन्टेक्स्ट करते हैं वो 3 मेन चीज़ें हैं हमारे पास। एक runner.run की क्लास में कॉन्टेक्स्ट को पास करना, दूसरा हमारा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास को यूज़ करना, और फिर हमने देखा कि इसमें जेनेरिक्स भी क्या होते हैं। सही है। एंड देन हमने देखा कि जब हम रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास को यूज़ करते हैं, फिर जब हमने उसको कंसोल किया या टर्मिनल में जब हम लाए तो हमने देखा कि उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट की होती है। तो जो बातें हम डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ रहे थे, जो बातें आप मुझसे सुन रहे थे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा अवेलेबल होता है इस क्लास में, जब हमने उसको यहाँ पे लाके प्रिंट किया तो आपने टर्मिनल में उसका प्रूफ भी देख लिया। ठीक है, अभी के लिए हमने चीज़ों को सिंपल रखा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब हम आते हैं अपने सिंपल, अगर लोकल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गए, इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक है हमारे पास LLM कॉन्टेक्स्ट या एजेंट कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करते हुए ही, यानी ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है ना, इसी से होकर ही एक हमारे पास और टॉपिक है, वो क्या है हमारे पास, एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट। तो मिस जल्दी से क्रिस्प और ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप हमें डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का दीजिए। अब तक हमने जो एजेंट्स में इंस्ट्रक्शंस पास की थी वो हम क्या कर रहे थे, वो फिक्स थी, यानी वो स्टैटिक थी। कैसे कि हमने कह दिया कि यूज़र का सवाल है, मिसाल के तौर पर मुझे बायोलॉजी से रिलेटेड या मुझे हैकिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स बता दें, और एजेंट को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि हैकिंग से रिलेटेड काम करना है। ठीक है, अब यूज़र का जब भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो एजेंट क्या करेगा, जवाब दे देगा। लेकिन यार
हम कभी कभार ये सोचते हैं कि अगर मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि यूज़र कोई और क्वेश्चन पूछे, मिसाल के तौर पर जावा से रिलेटेड पूछ ले या किसी और फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, क्या हमारा एजेंट तब भी उसको जवाब देगा? क्या वही एक्यूरेट जवाब देगा? आंसर आता है नहीं देगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए यार हम लोग क्या करें? तो इसके लिए हमारे पास एसडीके में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का। अब ये डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अफसर अली हैं, अफसर अली यहाँ से जाएंगे, बाइक पे बैठेंगे और घर चले जाएंगे, ठीक है। अब इनके माइंड में फ़ौरन सिग्नल आएगा मैं घर पहुँच गया, अब मुझे रिलैक्स होना है, मुझे सोना है, ठीक है। और फिर जब वो सुबह उठेंगे देखेंगे 8 बज गए, तो उनका माइंड फ़ौरन उनको सिग्नल देगा कि अब मुझे ऑफ़िस जाना है। तो वो क्या करेंगे? ऑफ़िस जाने के लिए उसी तरह रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है हर सिचुएशन के हिसाब से सर का जो मतलब जो सर वर्ड कर रहे हैं वो सब चेंज हो रहा है, सेम नहीं कर रहे हैं। सर ऑफिस जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर पढ़ा रहे हैं? नहीं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड ने उनको सिग्नल दे दिया कि अब आपने ऑफिस में है तो ऑफिस में आप यहाँ जॉब करते हो और यहाँ पर आप काम कर रहे हो। तो इसी तरह डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस भी है, ठीक है। हम एजेंट को दे देते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? यानी एक से ज़्यादा मल्टीपल वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम हमारे वेबसाइट में हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टैटिक और डायनेमिक का। स्टैटिक यानी स्टैटिक है, उसमें कुछ मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे। डायनेमिक एक से ज़्यादा, जैसे हमने Q2 में वेबसाइट्स बनाई थी, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा। हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा फंक्शन बनाएंगे, उसमें कंडीशंस लिख देंगे इफ़ एल्स की सूरत में, ठीक है। हम कहेंगे कि यूज़र की क्यूरी ये है, तो इस हिसाब से एजेंट ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। अगर यूज़र की क्यूरी है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन टूल नहीं बनाना, इसके ऊपर हम डेकोरेटर नहीं लगाएंगे फंक्शन टूल का, नॉर्मल सिंपल फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन का नाम हम इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको दे देंगे। तो ये सिंपल सा था हमारा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। अब इसको कोड में देखेंगे और सर भी बता देंगे। ज़बरदस्त। जब आपने लोकल कॉन्टेक्स्ट देखा तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में आपने देख लिया कि भाई वो डाटा जो कोड में सर्कुलेट करता हो। सेकंड जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है एजेंट या LLM बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट में क्या था? वो डाटा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं है। अब एजेंट LLM बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा कि वो डाटा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास अवेलेबल हो, ठीक है। लोकल में क्या आएगा? जो डाटा एजेंट के पास नहीं है। और एजेंट LLM में क्या आएगा? वो डाटा जो एजेंट के पास हो। अच्छा, जब एजेंट LLM बेस्ड कॉन्टेक्स्ट की बात होती है तो आपके पास एक ये कॉन्सेप्ट आता है एजेंट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का। अच्छा, आप कहीं पे देखें कि जब एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है तो एजेंट को पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री भी दी जा रही है। सही है? क्या दी जा रही है? पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री। जैसे अगर अभी हम शाम को 4:30 बजे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मुझे रात को 10 बजे मिलें और मैं आपसे पूछूं आज क्लास में क्या पढ़ा, तो आप मुझे बताएंगे कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपके जहन में पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री है। सुबह से लेके शाम तक आपने जो भी किया आपके दिमाग में ये चीज़ स्टोर है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे 2 इंसान बात करते हैं, बिल्कुल वही कि आपके पास पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री होती है। जैसे सपोज़ करें हम दोपहर को 2 बजे क्लास में आए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बहुत से लोग दोस्त हैं तो उन्होंने सलाम दुआ की, हैंड शेक किया, जो भी किया। अब क्योंकि अब फर्स्ट टाइम मिल रहे थे ना, अब दोपहर को अब आप थोड़ी देर बाद बातें करें या ब्रेक में बाहर मिले तो आप थोड़ी दोबारा एक दूसरे को शेक हैंड करेंगे। भाई वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस बंदे से पहली दफ़ा नहीं मिल रहा, अभी 1 घंटे पहले इससे मिल चुका हूँ, ठीक है।
ठीक है, आप शाम को भी साथ थे, रात को भी साथ थे, तो ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री आपके माइंड में है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे क्या होता है, हमारी पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री, या किसी भी चैट एप्लीकेशन पे क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। यानी मैं स्क्रॉल करके देख सकता हूँ कि मैंने कल किस बंदे से क्या बात की थी। खैर, तो लार्ज एजेंट स्लैश LLM कॉन्टेक्स्ट जब भी आप देखेंगे ना, तो आपको इसके दो पर्सपेक्टिव नज़र आएंगे। दो पर्सपेक्टिव नज़र आएंगे, इसे मतलब एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये मैं अपने एंड पे इसको ब्रेक करके कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सही है, हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पे बात कर रहे हैं। जब भी एजेंट LLM बेस्ड कॉन्टेक्स्ट की बात होगी तो आप लोगों को दो चीज़ें ज़हनों में रखनी है, एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस और दूसरा कन्वर्सेशन हिस्ट्री। क्या आप जहन में रखेंगे? पहला डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। क्या जहन में रखेंगे? पहली चीज डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, और दूसरी चीज क्या जहन में रखेंगे अपनी? कन्वर्सेशन हिस्ट्री। अभी हम कन्वर्सेशन हिस्ट्री की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये अल्फाज लिखा है डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखा है भाई? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। आप आज तक अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते थे, यस और नो? यस। वेरी नाइस। इंस्ट्रक्शंस किस शक्ल में प्रोवाइड करते थे? ये आप अपने एजेंट को, अच्छा यहाँ पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो लिखा है ना, इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शंस है जो आप इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर पास करते थे। कहाँ गया? ये रहा, और ये रहा ये आपकी एजेंट की क्लास, और ये रहा इसमें इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया जी? यहाँ इंस्ट्रक्शन, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में जो अल्फाज इंस्ट्रक्शन है ना, वो यही वाला इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप किस शक्ल में पास करते थे? स्ट्रिंग की सूरत में। यानी इंग्लिश का एक नॉर्मल सा जुमला लिखते थे आप, जो कि इंस्ट्रक्शन या स्ट्रिंग की फॉर्म में होता था। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब कभी भी ये एजेंट चलेगा, ये मेरा पर्सनल एजेंट है ना, इसका नाम है पर्सनल एजेंट। जब कभी भी ये चलेगा, हमें दुनिया का कोई भी यूज़र इसको चलाए, दुनिया का कोई भी बंदा इसको चलाए, इसके पास जब भी ये एजेंट चलेगा, क्या इसके पास हमेशा और हमेशा यही इंस्ट्रक्शन जाएंगे या चेंज होके भी जा सकता है? नहीं नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ, नहीं यही जाएगा। डायनामिक इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो यहाँ लिखा है, मैं जितनी मर्तबा, हज़ारों लाखों करोड़ों दफ़ा भी इस एजेंट को चलाऊँ, मेरा क्या ये इंस्ट्रक्शन चेंज होगा या हमेशा ऐसे ही जाएगा? ऐसे ही जाएगा। इसका मतलब है ये है स्टैटिक। क्या है ये चीज़? स्टैटिक मतलब वो चीज़ जो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ चेंज हो सकती है, फ्लेक्सिबल है। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल अभी मिस ने ये दी कि अभी आप सब अपने काम से घर के बाहर निकले। क्या करने निकले? काम से घर के बाहर निकले। लेकिन वो अभी संडे दोपहर 1:30 बजे वो काम क्या था? पढ़ाई करने का। वो काम क्या था? पढ़ाई करने का। कल जब सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो वो भी किसी काम के सिलसिले में निकलेंगे। लेकिन वो काम कौन सा होगा? डिफरेंट। ऑफिस जाने का, अपनी दुकान पे जाने का, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके इंस्ट्रक्शंस बदल गए, यानी आपका मकसद मतलब बदल गया। आप हो सकता है अभी यहाँ से निकल के घर जाएं, रेस्ट करें, फिर दोबारा बाहर निकलें। लेकिन हो सकता है वो रिफ़्रेशमेंट के लिए, वो फैमिली टाइम में डिनर करने जा रहे हो, ऐसे ही दोस्तों में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। अच्छा, एजेंट में डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस यही होते हैं कि विद द टाइम आपके इंस्ट्रक्शंस बदले जाएं। अभी तो ये एक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन है ना, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं एजेंट के, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द हालात, कॉन्टेक्स्ट बदल दिए जाएं।
मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिले आज से 6 क्लास पहले कि भाई आप लोगों को फंक्शन कॉल पढ़ाना है, नहीं बल्कि आज ही की बात करते छोड़ें। मैं आपसे अगर बात करूं फंक्शन कॉल क्या होता है, आप सब स्टूडेंट से अगर मैं बात करूं कि फंक्शन कॉल क्या होता है, तो वो मैं किस तरह बात करूंगा? एक आसान ज़बान में बात करूंगा कि सामने वाले स्टूडेंट को या सामने वाले बिगिनर को मेरी ये बात समझ आ जाए कि फंक्शन कॉल क्या होता है, हैंड ऑफ क्या होता है। ठीक है, अब अगर मुझे फंक्शन कॉल से रिलेटेड बात करनी है सर अमीन से, सर कासिम से, अब क्या वो भी आपकी तरह स्टूडेंट है या वो भी आपकी तरह बिगनर है या वो प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल है। अब फंक्शन कॉल का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे ऐसे ही चाय के टेबल पे उससे रिलेटेड बात करूंगा ना, तो इस तरह बात करूंगा कि एज अ बिगिनर को वो चीज़ समझ में आ जाए। मतलब मेरे अल्फाजों का जो सिलेक्शन होगा वो इस तरह होगा कि सामने वाले बंदे को देखकर मैं ये सिचुएशन अडेप्ट करूं। क्या करूं मैं? सिचुएशन को अडेप्ट करूं कि अभी मेरे सामने बैठा कौन है। अगर मेरे सामने एक बिगिनर बैठा है ना, तो मैं आसान ज़बान में बात करूंगा कि भाई, और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल या नॉर्मल डेली रूटीन वाली एग्जांपल देकर मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे सामने एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बैठा है जिसको इंडस्ट्री में 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है, उससे मेरे बात करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि उसके पीछे सिचुएशन क्या है। पहले सिचुएशन क्या थी? बिगिनर बैठा था मेरे सामने। पहले कौन बैठा था? बिगिनर बैठा था। अब मेरे सामने कौन बैठा है? अगर सर कासिम बैठे हैं तो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट बैठा है, सर अमीन बैठे हैं तो कौन बैठा है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट बैठा है। तो मेरे बात करने का तरीका जो है ना वो बदल जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल ये, आप सब डॉक्टर के पास जाते हैं, सही है, कभी ना कभी लाइफ में डॉक्टर की नीड हुई होगी। क्या आपको भी, अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ बुखार है, कोई डिजीज़ है, आपको डॉक्टर को समझाना है अपने पेशेंट को कि आपको बुखार हो गया, क्यों हुआ? ठीक है, अब डॉक्टर समझाएगा पेशेंट को कि बुखार क्यों हुआ, क्योंकि पेशेंट को है ना, अब ये बात आप सबको पता है कि पेशेंट को है ना कोई भी मेडिकल की नो हाउ नहीं होती, वो एक चलता फिरता आम सा इंसान है। तो वो आपको जितना आसानी से बताएगा ना कि भाई आपको ये फला डिजीज़ क्यों हुआ, उतनी आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे एक एक्सरे रिपोर्ट है, अब उस एक्सरे रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आया, अगर उसको अपने पेशेंट को या अपने जिसका एक्सरे निकला उसको समझाना हो ना, वो निहायत ही आसान लफ्ज़ों में समझाएगा कि पेशेंट को जो ये डिजीज़ हुआ या इस एक्सरे रिपोर्ट में जो है वो क्या लिखा है, निहायत ही आसान ज़बान में समझाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पेशेंट को या उस एक्सरे रिपोर्ट निकलवाने को ये नहीं पता कि भाई टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर उसी एक्सरे रिपोर्ट के बारे में अगर किसी मेडिकल स्टूडेंट से डिस्कशन करेगा ना, तो वो कुछ हद तक टेक्निकल अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट को वो टर्म्स, वो वोकेबलरीज, वो डिजीज़ के ख़ास अल्फाज पता होंगे। आपने अगर अपना एक्सरे रिपोर्ट निकलवाया, आपने पूछा कि भाई एक्सरे में क्या आया है और क्यों आया है, तो आपको निहायत ही आसान ज़बान में सब समझाया जाएगा। लेकिन अगर वही एक्सरे रिपोर्ट का डिस्कशन अगर किसी वो अपने मेडिकल स्टूडेंट के साथ कर रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन लेवल के भाई इस एक्सरे रिपोर्ट में ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन का थोड़ा लेवल डिफरेंट हो। अगर एक आम सा पेशेंट है, सबसे आसान लफ्ज़ों में बात करेगा, मेडिकल का स्टूडेंट है, तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल जाएगा
और अगर उसी डॉक्टर के स्टैंडर्ड का कोई सर्जन है, कोई भी डॉक्टर है जिसको वही बात के इंडस्ट्री में अगर 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो उससे अलग तरीके से बात करेगा। निहायती जो है वो मेडिकल टर्म्स में डिस्कशन होगी कि भाई इस एक्सरे रिपोर्ट में क्या आया, क्यों आया और ये कैसे हल होगा और कितने टाइम में हल होगा। अगर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को डॉक्टर जो है, जो सर्जन है, अगर दो सर्जन्स आपस में बात कर रहे हैं ना, तो उनके बात करने का सिर्फ ज़रूरी, अभी तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। हो सकता है जब दो सर्जन आपस में बात कर रहे हों और मैं भी बैठ के सुन रहा हूँ, मैं तो सर्जन नहीं हूँ, मेरा मेडिकल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो अगर दो सर्जन बैठ के अभी मेरे बराबर में बैठ के बात करने लगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही सर्जन मुझसे बात करेंगे तो वो ये अपने जहन में बिठाएंगे कि भाई मेरे सामने कौन है। ठीक है, तो ये होता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि भाई इस वक्त जो है वो सर्जन में ये है। भाई फॉर एग्जांपल एक मेरे पास इन्वेस्टमेंट एजेंट है, मैं इन्वेस्टमेंट एजेंट हूँ, आप सब मेरे क्लाइंट हैं। आप लोगों ने बोला भाई जहाँ मेरा पैसा इन्वेस्ट करना है करो, बस 6 महीने में मेरा पैसा 10 गुना हो जाना चाहिए, अगर पैसा डूब भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये एक सिचुएशन है मेरे सामने कि मैं एक ही एजेंट हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शंस क्या मिले कि भाई फॉर एग्जांपल आपको रिस्क लेने का तो कोई मसला ही नहीं है, इतना पैसा है आपके पास, बस ये करो कि पैसा ऐसी जगह फंसाओ, ऐसी जगह रोको कि बस 6 महीने में पैसा डबल हो जाए। वो कहते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल, तो आपने बोला भाई 21 दिन में पैसा डबल कर दो, मसला नहीं है, डूबता है डूबे, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा आया जिसने बोला भाई मेरा पैसा वहाँ फंसाओ जहाँ पे रिस्क बहुत कम हो, होते ना भाई जो मिडिल क्लास बड़े जिनसे मेहनत कर करके जो है वो सेविंग की है। अब एक पैसे वाला और एक जो मिडिल क्लास सेविंग करके आया है, इन्वेस्टमेंट दोनों को करनी है, दोनों इस इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो एजेंट के पास आए, लेकिन एक कह रहे हैं कि भाई जहाँ पैसा रोकना है रोको, डूब भी जाए कोई मसला नहीं, बस पैसा डबल होना चाहिए। यानी वो पैसा भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने को तैयार है और वो रिस्क भी ज़्यादा से ज़्यादा लेने को तैयार है। अब एक मुझे ऐसा क्लाइंट आया मेरे पास, एक ऐसा यूज़र, एक ऐसा कस्टमर आया जो कहता है भाई मेरा पैसा जो है वो वहाँ लगाना जहाँ रिस्क बहुत कम हो, पैसा मसला नहीं है, 2 साल में भी अगर इंक्रीज़ हो तो चलेगा, लेकिन बस डूबना नहीं चाहिए। अब आप गौर करें सिचुएशन क्या बन रही है। क्रिप्टो एजेंट एक है, एजेंट भी एक है, उसको काम भी एक ही करना है कि अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट की सलाह देनी है, लेकिन बेस्ड ऑन द यूज़र इंस्ट्रक्शन जो कि बदले जा रहे हैं। एक बोल रहा है कि भाई जहाँ पैसा लगाना लगाओ, एक बोल रहा है भाई सोच समझ के मेरा पैसा लगाना। आप होटल में जाते हो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन एजेंट के लिए बदले जा रहे हैं। तो यहाँ एजेंट क्या कर रहे हैं, सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट या यूज़र नीड को जहन में रखते हुए अपना काम करेगा। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं गोल्ड है, जैसे अब गोल्ड का कोई भरोसा नहीं है, किसी दिन वहाँ हो अगले दिन यहाँ हो। ठीक है, अब मुझे अगर एक ऐसा एजेंट आया या कोई एक ऐसा कस्टमर आया जिसको पैसों की परवाह ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई जाओ गोल्ड में लगा दो, तुम्हें तो मसला ही नहीं है ना, तुम्हारा पैसा डूब भी जाए तो, अगर आज जाए कल यहाँ आ गया वो रिलैक्स है। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास बंदा आया जिसने मेहनत कर करके जो है वो अपना पैसा जमा किया है और जो ये भी नहीं चाहता कि रिस्क हो उसके पैसों में, उसकी इन्वेस्टमेंट में, तो मैं फिर उसके लिए जब सोचूंगा ना तो 10 दफ़ा सोचूंगा कि इसको क्रिप्टो में भेजना है, इसको रियल स्टेट में भेजना है, इसको ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करना है या कहाँ करना है। जैसे इसकी सबसे आसान मिसाल है कि आप होटल में जाते हैं, होटल में एक ही वेटर है, एक ही शेफ़ है, कस्टमर अलग अलग है, कोई बोलता है मसाला फुल और कोई कहता है भाई मसाला कम हल्का। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेटर भी एक, शेफ़ भी एक और खाना जो आना है वो भी एक, लेकिन आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस चेंज हो रहे बदल रहे हैं।
ये होते हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। के डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस तरह यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की जब भी बात होगी तो इसका मतलब एजेंट या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। जब भी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस होंगे इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड यूज़र नीड एजेंट के इंस्ट्रक्शंस बदलेंगे, ठीक है। किस तरह बदलेंगे, अभी तो आपने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ एक डाटा पास किया, मतलब अपना इंस्ट्रक्शन पास किया। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस कैसे पास होंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द नीड्स इंस्ट्रक्शन ही बदल जाए। वो किस तरह पास होगा, जब आपके पास डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बारी आती है ना, ये रही, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये स्टैटिक है डायनेमिक है, स्टैटिक है। क्यों, क्योंकि सिंपल स्ट्रिंग की सूरत में, किसकी सूरत में, स्ट्रिंग की सूरत में। जब डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बारी आती है तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे क्या है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, क्या है यहाँ पे, कोई स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ है, एक फंक्शन पास किया हुआ है। क्या है यहाँ पे, एक फंक्शन पास किया हुआ है। यानी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जब भी किसी सूरत में होंगे तो वो फंक्शंस की शक्ल में होंगे। किस शक्ल में होंगे, किस सूरत में होंगे, फंक्शंस की शक्ल और सूरत में होंगे, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने कही, बल्कि तीसरी बात, कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को हो के गुजरेंगे। किस तरह गुजरेंगे, लोकल कॉन्टेक्स्ट के डॉट्स को कनेक्ट करते हुए डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एजेंट आपका अडेप्ट करेगा। तो देखें यहाँ पे जब डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस हैं तो वही रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास और दूसरा एजेंट है, ठीक है। तो अभी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को हमने एक्सप्लेनेशन सुन ली और ये डिटेल में देख लिया। अच्छा, अभी एक ज़रूरी बात, कोई नहीं जाएगा अभी। हमारे पास जो हमारी क्लास का, अच्छा आप लोग प्रैक्टिस करते बट होमवर्क नहीं करते, होमवर्क करते तो सबमिट नहीं करते, सही है। देखिए होमवर्क आप लोग जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना तो भाई 15 मिनट निकाल के होमवर्क भी कर लो, क्योंकि होमवर्क उस प्रैक्टिस से रिलेटेड ही, सही है। नंबर 2, उस होमवर्क को आप सबमिट भी करें, ठीक है। उस होमवर्क के फॉर्म, होमवर्क का फॉर्म, सर जिया की रेपोजिटरी का फॉर्म और हमारी इस क्लास के रेपोजिटरी का फॉर्म आपको डिस्कॉर्ड एंड गिटहब की जो मेरी आईडी है वहाँ पे मिल जाएगा। किसी के पास अभी भी अगर मेरे गिटहब की आईडी नहीं है तो आप जाके लिखे github.com/ ये लिख लें भाई। अब आप ये तो कर ही सकते हैं, इसको आप सर्च करें और यहाँ पे जब आप मेरी प्रोफाइल पे पहुँचेंगे तो आप लोगों को एक सर्च करने होगी रिपोजिटरी का नाम, संडे आफ्टरनून एजेंटिक एआई, ठीक है। ये हमारी रेपो का नाम है। गूगल पे जाके इसको मैन्युअली टाइप कर लें ताकि आप जो है वो मेरी और अपनी क्लासिक रेपोजिटरी तक पहुंच जाए। नंबर 1, जो गूगल फॉर्म है उसको लाजमी आप लोगों ने सबमिट करना है पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक। जो आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आज का होमवर्क यही है कि अपने सारे पुराने होमवर्क कंप्लीट कर लो और अभी जो 1 हफ्ते का टाइम है उसमें जितनी जल्दी हो सके विदाउट एनी एक्सक्यूज़ कोप अप कर लो सारे कॉन्सेप्ट पे। डिस्कॉर्ड पे सवाल पूछो, डिस्कॉर्ड पे पूछो, लिंक्डइन पे पूछो, लिंक्डइन पे पूछो। मेरे और मेरी टीम डिस्कॉर्ड पे और लिंक्डइन पे अवेलेबल है। लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल मेरा ही नाम है। दूसरी बात, जो गूगल फॉर्म है उसमें एक आप लोग गलती ये कर रहे हैं कि जब भी आप लोगों को नया दोबारा होमवर्क सबमिट करना होता है ना तो आप लोग क्या करते हैं, दोबारा जो ओरिजिनल फॉर्म का लिंक है ना उस पर जाके दोबारा उसको सबमिट करते हैं तो वो फॉर्म पूरा का पूरा आप लोगों को एम्प्टी मिलता है। यस सर। जब आप लोग फॉर्म सबमिट कर लें, फॉर्म सबमिट होने के बाद आप लोगों को आखिरी में एक ऑप्शन मिलेगा, एडिट योर रिस्पॉन्स। क्या मिलेगा, एडिट योर रिस्पॉन्स। और गूगल ने यही मैकेनिज्म रखा है तो हमें भी यही फॉलो करना पड़ेगा। उस एडिट योर रिस्पॉन्स
पे जाके आप क्लिक करें और जो एड्रेस बार में जो URL है उसको अपने पास बुकमार्क करके रखें और उस पे बार बार जाके अपना फॉर्म फिल करें। जब आपको बार बार फॉर्म फिल करना होता है ना, तो एडिट वाले लिंक पे जाके करना होता है, ना कि नए वाले पे। नया वाला बस एक बार अपने पास फॉर्म को खोलने के लिए, दूसरी बार जब भी आप एडिट योर रिस्पॉन्स पे क्लिक करें, जब एक बार फॉर्म फिल कर लें, एडिट योर रिस्पॉन्स वाला URL अपने पास बुक मार्क करना है। वो बुक मार्क होता है ना, स्टार वाला आइकन, यस सर। वो अपने पास कर लें और जब भी दोबारा फॉर्म फिल करना हो तो उस बुक मार्क वाले आइकन पे जाके करें। सारी फील्ड्स मिल जाएंगी, सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। अभी आप लोगों को टास्क ये है कि नेक्स्ट क्लास तक सारे होमवर्क कर लें और उसको सबमिट कर दें और लिंक्डइन पे पोस्ट किया कीजिए हर हफ्ते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ जिन्होंने सर्वे कंडक्ट किया अभी मेरी टीम ने, वो स्टेज के करीब आ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस करके आइएगा, होमवर्क करके आइएगा और फॉर्म फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।